जादुई पतंग। एक गांव में अरुण और रूही नाम के दो छोटे बच्चे रहा करते थे। रूही अरुण का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अरुण और रूही का अब इस दुनिया में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। दरअसल अरुण और रूही के माता पिता की मृत्यु गांव के एक बाढ़ में हो चुकी थी। उस बाढ़ की वजह से कई लोगों का घर तबाह हो चुका था और उसी बाढ़ में अरुण और रूही के माता पिता भी चल बसे थे। उस दिन से अरुण और रूही ही अकेले ही रहती और वे दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रूही दूसरों के खेतों में छोटा मोटा काम कर लिया करती थी, लेकिन रूही अरुण को कोई भी काम नहीं करने देती थी। वह उसे छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती ताकि वह कुछ पढ़ सके और कुछ बन सके। रूही भी पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन उसके माता पिता के जाने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और वह अपने भाई को पढ़ाने के लिए बहुत से गांव के खेतों और जमींदारों को यहाँ पर काम करने लगी। रूही एक दिन अकेले ही घर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में अरुण भी स्कूल से आता हुआ दिख जाता है। रूही यह देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अरे अरुण, आज तो तू तो रास्ते में ही मिल गया। चल हम दोनों साथ में ही घर चलते हैं। हाँ दीदी, तुम तो सही कह रही हो। आज तो मुझे भी आ गया मजा। आज हम दोनों एक साथ घर जाएंगे। लेकिन दीदी, आज सुबह आप खाना नहीं बना पाई थी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आपके पास कुछ पैसे हैं तो कुछ खाने के लिए ही ले लो। रूही के पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं, जिसे देखकर वह कहती है, हाँ अरुण तो सही कह रहा है। चल मैं तुझे कुछ आइसक्रीम दिला देती हूँ। गर्मियों का मौसम है, तुझे भी थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। उसके बाद रूही अरुण को एक आइसक्रीम दिला देती है, लेकिन वह अपने लिए एक भी आइसक्रीम नहीं ले पाती है, क्योंकि उसके पास अपने लिए आइसक्रीम लेने के लिए पैसे नहीं थे। अरुण इस बात को अच्छे से समझ जाता है और वह अपनी आइसक्रीम अपनी बहन के साथ मिलकर खाता है और उनके ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों में रूही और अरुण के सर पर गरीबी का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था। अब रूही को कोई भी गांव में काम दे नहीं रहा था, जिसकी वजह से उनके घर में खाने पीने के लाले पड़ रहे थे। ये सब देखकर रूही बहुत ही दुखी हो जाती है और वह एक ठोस कदम उठाने का फैसला करती है। मैं अब इस गांव में नहीं रह सकती हूँ। मुझे यह गांव छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं और मेरा छोटा भाई यहीं पर भूखे ही मर जाएंगे। और ये गांव वाले हमारे कोई भी काम आने वाले नहीं हैं। इन लोगों को हम पर थोड़ी सी भी दया नहीं आती है। हम इतने छोटे और नाजुक बच्चे हैं, फिर भी ये लोग हमें एक वक्त की भी रोटी नहीं दे पाते हैं। पता नहीं कैसे गांव वाले थे। एक हमारे माता पिता थे जो कि कई भिखारियों और कितने लोगों को दान किया करते थे, लेकिन इन गांव वालों को तो हमारे माता पिता की भी याद नहीं आती है। मैं कल ही ये गांव छोड़कर शहर चली जाऊंगी और वहाँ पर जाके छोटा मोटा काम करके अपने छोटे से भाई को पढ़ाऊंगी। यह सब सोचकर रूही शहर जाने का फैसला कर लेती है और अगले दिन अपने छोटे भाई अरुण को लेकर शहर पहुँच जाती है। लेकिन रूही को कई दिनों तक कोई काम ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। ये सब देखकर रूही बहुत ही उदास हो जाती है और आखिर में वह एक सड़क के किनारे भीख मांगना शुरू कर देती है। ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन अरुण आसमान में पतंगों को उड़ता देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वह अपनी बहन से कहता है, दीदी दीदी, ये कितने सुंदर सुंदर पतंगे हैं। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही हैं। मैं भी इन्हें उड़ाना चाहता हूँ। दीदी मुझे भी आप दिला दो ना। ठीक है मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हें ये पतंग दिला दूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। लेकिन दीदी, ये लोग ये पतंग क्यों उड़ा रहे हैं? अरे 15 अगस्त आने वाला है ना, इसीलिए ये सब पतंग उड़ा रहे हैं।
मैंने कल ही एक छोटे से बच्चे को बात करते हुए सुना था कि यहाँ के लोग 15 अगस्त पे पतंग उड़ाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। अच्छा दीदी ठीक है, मुझे भी आप 15 अगस्त वाले दिन ही पतंग दिला देना। मैं भी उस दिन खूब मस्ती करूँगा और ढेर सारी पतंग उड़ाऊंगा और सबकी पतंग काट दूंगा। आसमान में सिर्फ मेरी ही पतंग रहेगी। रूही अपने छोटे भाई की खुशी देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन वह मन ही मन बहुत ही उदास होती है कि अभी तो उसके पास पैसे नहीं हैं। शायद कुछ दिनों बाद ही हो जाए। और ऐसे ही दिन बीतते हैं। 15 अगस्त आने ही वाला होता है। तब अरुण अपनी बहन से कहता है, दीदी कल 15 अगस्त है, मुझे पता है, इसीलिए आप मुझे पतंग तो दिलाओगी ना। अपनी भाई की खुशी देखकर रूही हाँ कर देती है और दुखी होकर वह वहाँ से दूर चली जाती है। वहाँ से दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी और बहुत सुंदर सी पतंग होती है। तभी वह बूढ़ी औरत रूही को रोता देखकर उससे पूछती है, अरे बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? आजकल के बच्चे तो कितने खुश हैं यहाँ पतंग उड़ा के, लेकिन तुम इतने दुखी और परेशान होकर यहाँ पर क्यों बैठी हो? उसके बाद रूही अपनी सारी दिक्कतें बता देती है। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, अरे बेटा इतनी सी बात के लिए नहीं रोते हैं। ये लो, ये तुम मेरी पतंग रख लो। मैं तुम्हें देकर ये पतंग बहुत ही खुश होंगी, लेकिन इस पतंग का सही इस्तेमाल करना। ये और पतंगों की तरह नहीं है। ये एक जादुई पतंग है, जिसे तुम्हारा भाई उड़ाकर बहुत ही खुश हो जाएगा। इस पतंग को उड़ाना बहुत ही आसान है और ये आसमान में जाते ही सारी पतंगों को कैंची की तरह काट देगी और तुम्हारे भाई का सपना भी पूरा हो जाएगा। आसमान में सिर्फ तुम्हारे ही भाई की पतंग उड़ेगी। और हाँ, तुम इस पतंग से अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकती हो और अपने छोटे से भाई को आगे तक बढ़ा सकती हो और अपना जीवन भी सुधार सकती हो। ये सुनकर रूही बहुत ही खुश हो जाती है और रूही की खुशी देखकर वह बूढ़ी औरत भी बहुत खुश हो जाती है। रूही खुशी खुशी उस पतंग को लेकर आती है और 15 अगस्त वाले दिन रूही अपने भाई को देती है, जिसे देखकर उसका भाई अरुण बहुत ही खुश हो जाता है और उस पतंग को उड़ाता है। वह पतंग चुटकियों में ही आसानी से उड़ जाती है। तब यह देखकर अरुण कहता है, अरे दीदी ये पतंग उड़ाना तो बहुत ही आसान है, देखो मैंने कितनी जल्दी ये पतंग उड़ा दी। आसमान में जाते ही वह पतंग अपना जादू दिखाना शुरू कर देती है और वह पतंग कहती है, अरे आज तो बहुत मजा आएगा। 1 साल बाद तो ये त्योहार आता है। आज मैं सारी पतंग को काट दूंगा और सिर्फ आसमान में अरुण की पतंग ही उड़ेगी। और कुछ ही देर में आसमान में सिर्फ अरुण की ही पतंग उड़ती है, जिसे देखकर अरुण बहुत ही खुश हो जाता है और सभी बच्चे अरुण के पास आ जाते हैं और अरुण के साथ खूब मस्ती करते हैं। यह सब देखकर रूही बहुत ही खुश होती है और अरुण खुशी खुशी इस त्योहार को मनाता है। उसके बाद रूही उस जादुई पतंग से रहने के लिए घर और अरुण को पढ़ाने के लिए ढेर सारे पैसे मांगती है। उस दिन से रूही अपने छोटे भाई के साथ खुशी खुशी एक अच्छा जीवन जीने लगती है।